नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक कांड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने देवघर से नीट पेपर लीक कांड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम भी अब सामने आ गए हैं। इसमें संजीव मुखिया का शागिर्द चिंटू उर्फ सिंटू का भी नाम है, जिसके मोबाइल पर नीट प्रश्न पत्र और उसका उत्तर आया था। चिंटू ही वो शख्स है जिसने परीक्षार्थियों को पटना के खेमनी चक स्थित स्कूल में आंसर को रटवाया था। चिंटू के अलावा प्रशांत कुमार, पंकु कुमार, परमजीत सिंह, बलदेव सिंह और काजू कुमार भी पकड़े गए। आर्थिक अपराध इकाई की यह कार्रवाई बहुत बड़ी मानी जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई को लेकर ईओयू कार्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। नीट पेपर लीक कांड में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम ने अपना एक्शन दिखाया है और जो जानकारी मिली है, झारखंड के देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। एम्स के सामने एक किराए के मकान में इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम ने छापेमारी की है और पहले इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम ने लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि ये सभी साइबर क्रिमिनल्स हैं। लेकिन झुन्नू सिंह के मकान में जब गिरफ्तारी कर इन सभी को पकड़ा गया और पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जैसे जो नाम है इसमें सिंटू कुमार उर्फ चिंटू, प्रशांत कुमार, पंकु कुमार, परमजीत सिंह, बलदेव सिंह और काजू कुमार, इन सभी को लेकर जब पटना के लिए रवाना हुई तब उसके बाद इस बात की जानकारी हुई कि ये सभी नीट पेपर लीक कांड के आरोपी हैं। पकड़े गए युवकों में सभी नालंदा जिले के रहने वाले बताए जाते हैं और इसमें एक गार्ड भी है जो एम्स में कार्यरत बताया जाता है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, क्रॉस इंट्रोगेशन किया जा रहा है और इनसे पूछताछ के आधार पर इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम आगे की जांच की तैयारी कर रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है, 6 लोगों को पकड़ा गया है। अब इनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, क्योंकि चिंटू जो है वो काफी अहम है और संजीव मुखिया का शागिर्द है। संजीव मुखिया का ये रिश्तेदार बताया जाता है। देखना होगा अब आगे इस पूरे मामले में पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम क्या कार्रवाई करती है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कामयाबी काफी अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर, सिंटू कुमार को लेकर पटना पहुंची ईओयू की टीम। पटना में गुप्त स्थान पर पूछताछ लगातार जारी है। ईओयू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। देवघर से सिंटू कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सिंटू कुमार को पटना लेकर पहुंच चुकी है ईओयू की टीम। इस वक्त आगे की पूछताछ भी लगातार उससे जारी रहेगी। आपको बता दें कि पटना में गुप्त स्थान पर उससे पूछताछ चल रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, राजधानी रांची से बड़ी खबर। बिहार की ईओयू टीम ने रांची में जांच की है। नीट मामले में टीम ने जांच पड़ताल की। रांची के बीआईटी इलाके में जांच की गई और जांच को लेकर गोपनीयता बढ़ती जा रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के लिए टीम पहुंची है। कुछ लोगों से टीम ने पूछताछ की। एक कुरियर वाले से भी पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद कुरियर वाले को छोड़ दिया गया। प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मामले में पूछताछ हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक कुरियर वाले से भी पूछताछ हुई है। जो कुछ भी जानकारी सामने आएगी पूछताछ होने के बाद, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, नीट पेपर लीक मामले से ही जुड़ी एक और बहुत बड़ी जानकारी। ईओयू की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी। शिक्षा मंत्रालय को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में नीट पेपर लीक की पूरी जानकारी दी गई है। 21 जून तक इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कल ही इस पूरी खबर को लेकर जानकारी आई थी कि ईओयू की टीम दिल्ली पहुंचेगी। शिक्षा मंत्रालय तक रिपोर्ट सौंपा जाएगा, जिसमें 13 लोगों का कबूलनामा है और उसी रिपोर्ट को अब सौंप दिया गया है। और न्यूज 18 की टीम ने नीट पेपर लीक के आरोपी रवि अत्री के भाई मुकेश अत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बातचीत के दौरान रवि के भाई बहुत भावुक हो गए। आरोप लगाया कि उनके भाई रवि को फंसाया जा रहा है। आप बताइए, आप अपने भाई का पक्ष रखिए, उसका नाम अगर सामने आ रहा है तो थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या बनना चाहता था। हमने काफी पढ़ा उसके बारे में कि वो डॉक्टर बनना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। सही बात है, ये फंसाया जा रहा है।
कैसे फंसा, मतलब कुछ लोगों के संपर्क में तो आया होगा ना, जब तो वो अब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में, किन किन लोगों से संपर्क था, कहाँ आपने उसको पढ़ने भेजा, कैसे आपने उस पर खर्चा करा पढ़ाई लिखाई में? अब सर हम तो किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमें इतना जानकारी नहीं है। ये है। कोटा कब गया था, किस साल में? 2000 बता रहे हैं, 7 में? 7 में गया था। और कितने दिन रहा वहाँ? साल भर। 1 साल। क्या आप MBBS ये मेडिकल की तैयारी कर? हाँ। और उसके बाद फिर उसने पेपर भी दिया हरियाणा से? हाँ पेपर दिया था जब उनका एडमिशन हुआ था रोहतक PGI में। हाँ। तो कितने साल पढ़ाई करी वहाँ? वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ, जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। तो अच्छे नंबर आए थे? हाँ, हम तीनों भाइयों ने यहीं थोड़े स्कूल से कर रखी है इंटर। हाँ। तो आपको लगता नहीं कि आपके एक भाई आर्मी में है, वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, आप किसानी करते हैं, और आपके ये जो एक भाई हैं वो इस तरह के लोगों के संपर्क में आ गए जो गिरोह चलाते हैं पेपर लीक करने का, सॉल्व कराने का, कितने लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? सर ऐसा कुछ नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। अच्छा, ये भी एक खबरें चल रही है कि बहुत करोड़ों रुपए कमाए रवि अत्री ने। हमारा घर देख लो, पहले तो फूटा फाटा घर पड़ा है हमारा। हम खेत कर रहे हैं, और पैसे होते तो हम गाड़ी में न डोलते, खेत नहीं होता हम पर। ये और देश में हो रहे नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काफी ज्यादा सख्त हो गया है। भविष्य में पेपर लीक की ऐसी कोई घटना ना दोहराई जाए, इसको लेकर सरकार ने पूरी प्लानिंग की है। और देखिए नीट पेपर लीक का क्या पूरा नेटवर्क है वो आपको समझाते हैं। मास्टरमाइंड कौन था? अतुल वत्स और अंशुल सिंह, रवि अत्री के गुर्गे हैं ये, उनकी ये पूरी टीम है। और ये जिम्मेदारी बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात की जिम्मेदारी थी, और वहीं पर ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। संजीव मुखिया बिहार से आते हैं, अतुल और अंशुल का ये शागिर्द है जो कि संजीव मुखिया के तहत काम कर रहा था। इसके अलावा बिहार की जिम्मेदारी किससे दी गई थी वो भी हम आपको बताते हैं। सिकंदर यादवेंदु, जिसका नाम अभी सबसे ज्यादा चर्चित है, और संजीव मुखिया का शागिर्द है सिकंदर यादवेंदु। अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी इसकी थी। और चलिए अब सॉल्वर गैंग की जानकारी दें तो डॉक्टर 10 और 2 सॉल्वर गैंग की जानकारी भी सामने आई। सॉल्वर गैंग अलग तरीके से काम कर रहा था। और देखिए देश भर में हो रहे नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काफी ज्यादा सख्त हो गया है। भविष्य में पेपर लीक की ऐसी कोई घटना ना दोहराई जाए, इसको लेकर सरकार ने कमर भी कस ली है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक बहुत हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा के लिए सुझाव देगी। और इसके साथ ही कमेटी से डेटा सुरक्षित प्रोटोकॉल पर भी सुझाव मांगा जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन होंगे, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इस कमेटी में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर BJ राव, IIT मद्रास सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमरिट्स प्रोफेसर राममूर्ति समेत कई विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने इस कमेटी से 2 महीनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। बढ़ते आगे, नालंदा पहुंचे ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने नीट परीक्षा में धांधली करने वाले पर कड़ी कार्रवाई और कड़ी सजा देने की बात कही है। अशोक चौधरी ने किसानों की हर सुविधा देने के साथ बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया है और जल्द से जल्द काम पूरा करने की बात कही है। नालंदा में बहुत से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। वो हमारे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, उनके घर में। उससे ये नहीं कि पूरा घर खराब हो गया। अब जो इस दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गैर कानूनी कार्य, असंवैधानिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पूरा इकोनॉमिक ऑफेंस उस पर लगा हुआ है। भारत सरकार के लोग लगे हुए हैं, बिहार सरकार के भी लोग लगे हुए हैं। ऐसे किसी भी लोगों को जिससे देश और प्रदेश की छवि धूमिल होती है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा पहुंचे। तेजस्वी यादव ने जातीय हिंसा में गोली लगने से आरजेडी कार्यकर्ता की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की है।
तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह फेल रखा गया है। तेजस्वी ने इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सरकार जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल करना चाहिए था सरकार को, वो नहीं कर पाती। लगातार हत्याएं, गोली चलाई जा रही है, बेकसूर मारे जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी जल्द से जल्द पकड़े नहीं जाते हैं। ये पूरे बिहार का ये स्थिति हो चुका है। तो हम लोग तो चाहते हैं भाई जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले, और इन लोगों का क्या ख्वाहिश है, जो हत्यारे हैं उनको ये सजा दिलाना चाहते हैं। और आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने बहुत बड़ा बयान दिया। पशुपति पारस ने कह दिया कि अगर उचित सम्मान मिलेगा तो वो विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। हैं राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से। पारस जी, आज आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, साथ में आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी मौजूद थे, क्या चर्चा हुई? 5 जुलाई को हम लोगों की बिहार इकाई की बैठक है, उसमें हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी का जन्मदिन भी उस दिन है, और पूरे बिहार के जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितना भी विंग्स है, सभी लोगों की एक बैठक है। और बैठक के बाद उस दिन हम लोगों का तय होगा, और विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। और मैंने कल भी कहा है कि यदि उचित सम्मान एनडीए गठबंधन के लोगों को देना, यदि उचित सम्मान मिलेगा तो हम निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर उचित सम्मान नहीं मिलता है तो आगे आप लोगों का कदम क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? फिर स्टेट पार्टी जो हमारा है, स्टेट जो हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, फिर हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, और उसमें जो सर्वसम्मति से फैसला होगा उस फैसला के मुताबिक हमारी पार्टी चलेगी। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हैं, जिन्होंने जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। उसके बाद इनको भरोसा है कि मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, और आने वाले दिनों में पार्टी के लोगों से विचार करके, विमर्श करके आगे का रास्ता तय करेंगे। विधानसभा के चुनाव की जो तैयारी है उसमें पूरी पार्टी इनकी लग गई है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और बड़ी खबर सिवान से, जहां गंडक नहर पर बना पुल टूटकर धड़ाम से गिर गया। महाराजगंज अनुमंडल के रामगढ़ की ये पूरी घटना है, जहां अचानक पुल टूटकर गिर गया। इस पुल का पिलर धंस गया था, और पिलर धंसते ही धड़ाम से अचानक ही पुल गिर गया। पुल गिरने से आई तेज आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। ये पुल महाराजगंज प्रखंड के पठेड़ी बाजार और दारोंदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत को जोड़ा करता था। पुल टूटने से इस पर से होकर आना जाना अब बाधित हो गया है। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। और देखिए कैसे ये तुरंत ही पुल धड़ाम से धाराशायी हो जाता है। हालांकि पुल कैसे टूटा, किस वजह से टूटा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। पुल टूटने से आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। गिरा है 5 साढ़े 5 बजे के अंदर, सुबह में जी, सुबह में। कोई हताहत भी हुआ है? वो घटना कोई हताहत नहीं हुआ है, भगवान का कुसुमा है कि कोई बचा मरा नहीं है इसमें। अच्छा, कैसे पुल गिर गया? कितना दिन पहले का पुल है ये करीब 40-45 साल का पुल है। अच्छा। जिस टाइम बना था हम लोग आपस में चंदा करके, उस टाइम चंदा करके कुछ गाछ उछ था से उसको बेच करके बुनियाद दिया गया। जो ढलाई करने में ये रमाशंकर जी नेता है, वो ढलाई करवाए थे। और अगली खबर सिवान से, जहां गरौली गांव में गंडक नदी पर बना पुल अचानक ही ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होने से कई गांव का आवागमन बाधित हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है। डीसीएलआर सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल गिरने की जांच में जुटे हुए हैं। डीसीएलआर ने विभाग के आदेश के बाद पुल निर्माण का काम तेजी से करने की बात कही है। आवागमन के लिए यहाँ पर बगल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल बना हुआ है, उससे लोग अभी आ जा रहे हैं। ठीक है, हाँ।
उसके लिए रास्ता है। हाँ, सुबह में पानी आई थी, ग्रामीणों ने बताया कि सुबह में इस नदी में पानी आई थी, जिसके चलते ये पुल ध्वस्त हुआ। गांव के लोग इधर से जाने में कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है, क्या लगता है सर आपके अनुसार? कई गांवों का संपर्क? हाँ, संपर्क तो टूटा है, लेकिन रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था है, पुल बनी हुई है बगल में, वहां से लोग आ जा सकते। और पटना में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का आयोजन बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से किया गया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। कॉन्क्लेव में 100 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में कई उद्योगपतियों ने अपने अपने आइडियाज को मंच पर शेयर किया। कॉन्क्लेव में पहुंचे उद्योगपति अरविंद झा ने कहा कि ऐसी पॉलिसी से जिसे थोड़ा सुधारने की जरूरत है, तभी बिहार में उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां हर वर्ग के उद्योगपति शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का मकसद है बिहार का विकास। यहां तमाम उद्योगपतियों को आप देख सकते हैं, जिनके अलग अलग आइडियाज यहां आज शेयर किए हैं। एक मंच पर इन्होंने अपने अपने आइडियाज बताए हैं। इन्होंने बताया है कि आखिर बिहार का विकास कैसे होगा, कैसे हमारा बिहार जो अलग अलग क्षेत्रों में झंडा तो लहरा रहा है, लेकिन बिहार का भी झंडा अब लहराए। सर, अलग अलग उद्योगपति यहाँ शामिल हुए हैं, क्या कुछ बातें हुई, कैसे बिहार का विकास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार में पहले था कि आप राज सेवा में जाना चाहिए, जो 100 साल से ज़्यादा लोग IAS IPS के पीछे भाग रहे हैं, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। और शार्क टैंक की वजह से अब घर घर में एक एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहा है और नौकरी क्रिएट करना चाहते हैं लोग। हर आदमी कोई ट्रेड करना चाहता है, कॉमर्स करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं जो कि BI ने असेंबल किया है और बहुत बड़ा योगदान है उनका। और इस तरह के इवेंट से एक नई एनर्जी आती है। मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, हमने उनको बताया कि जो पॉलिसी 2022 से चल रही है उसमें कुछ कमियां हैं, उसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो और तेज़ रफ्तार से बिहार का इकोसिस्टम भागेगा। और उन्होंने बोला है कि वो हमसे बात करेंगे। बिल्कुल, तो बिहार का विकास होगा और बातचीत भी चल रही है। सर, आप भी आए एक मंच पर, कई लोग आपसे मिले, क्या लगता है, संभावनाएं हैं? देखिए, मैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हूँ, उस हिसाब से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को होस्ट किया है अभी, और हम लोग इसमें मंत्री जी को भी बुलाए हुए थे, और साथ साथ आप देख रही हैं युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में जितने लोग काम करने वाले लोग हैं, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, वो उन लोगों को एक साथ मिलाया है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो बतलाए हैं कि किस तरीके से उनकी जर्नी गुजरी है, कहाँ से उन्होंने शुरू किया और आज कहाँ पहुँचे हैं, और उसके साथ क्या खास चीज़ करने की आवश्यकता है। तो लोगों का ये एक मत से सारे लोगों ने एक बात कही, वो मैं कह रहा हूँ, लगे रहो। बिल्कुल, तो एक मंच पर इन लोगों ने एक दूसरे की जो प्लानिंग है उसे सुना, समझा, और निष्कर्ष यही निकला है, लगे रहो तभी विकास होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और युवा चेतना की ओर से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के MLC संजय मयूख भी शामिल हुए। किसानों के सपने कैसे पूरे किए जाएं, इस पर चर्चा की गई। बिहार के सबसे बड़े किसान नेता रहे सहजानंद सरस्वती के नाम पर बेहटा रेलवे स्टेशन और वहां बन रहे एयरपोर्ट का नामकरण की मांग भी की गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वह भी कहीं न कहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रही है। अनुसूचित समाज के बच्चों को उसको उठा करके बचपन से लेकर के आप यहाँ तक तैयार कराएं, एक ऐसा विंग वहां स्थापित कर दें। केवल स्वामी जी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की स्मृति में समारोह का आयोजन किया गया। युवा चेतना नाम के इस आयोजन में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और MLC संजय मयूख शामिल हुए। इनके अलावा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक सहित कई विशिष्ट लोगों ने दीप प्रज्वलित कर स्मृति समारोह की शुरुआत की। किसानों की मजबूती की बात करने और समाज के विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों का कैसे कल्याण हो, इस पर सभी ने अपनी अपनी राय रखी।
आयोजन के मुख्य अतिथि भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह सहजानंद सरस्वती ने जमींदारों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, आज समय आ गया है जब सनातन के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए आगे आने की। आज श्री बाबू ये सहजानंद सरस्वती होते और श्री बाबू होते तो मैं स्वामी जी से कहता, आज जरूरत है सनातन को मजबूत करने का। जिस ढंग से लोगों ने भ्रम फैला करके सनातन को तोड़ने की साजिश की जा रही है, आज जरूरत है उसको बचाने की। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर तेजस्वी यादव के अहंकार को कैसे चूर करना है, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही भारत सरकार से आग्रह भी किया गया कि स्वामी सहजानंद जी के नाम पर बिहटा में बन रहे हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन का नामकरण भी किया जाए। 2024 में बिहार की सम्मानित जनता ने देश में सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा समर्थन दिया है। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उनमें 25 सीटों पर तेजस्वी यादव के अहंकार को चूर करना है, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा में बन रहा एयरपोर्ट हो, बिहटा रेलवे स्टेशन हो और देश में कोई एक कृषि विश्वविद्यालय स्वामी जी के नाम पर हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वामी जी के समर्थकों के द्वारा देश के निर्माण में बड़ी भूमिका का निर्वहन होने जा रहा है, इसकी भी घोषणा आज दिल्ली से हो चुकी है। सम्मेलन में कांग्रेस के आदिवासियों और पिछड़ी जाति के लोगों के प्रति घटिया मानसिकता को लेकर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक, एच.एन. शर्मा, अंजनी कुमार राजू, रंजीत चौधरी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ राय, हरिंद्र पासवान, मोहन राम, राकेश महतो के साथ ही अशफाक खान भी मौजूद थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।